दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के फिजिक्स के पहले अध्याय के 5वें लेक्चर में। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कूलाम के नियम को पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के बारे में, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो इस चीज को यहाँ पर बहुत ही आसान वे में जानेंगे, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लिया है, यानी कि ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। अब यहाँ पर इसका जो मूल बिंदु है यहाँ पर ये हो गया, और ये जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है, यानी कि ये जो एक्स वाई अक्ष है, इसमें दो बिंदु आवेश हैं। पहला बिंदु हमारा आवेश है Q1 प्लस Q1 और जो दूसरा बिंदु आवेश है वो है प्लस Q2। ये दोनों बिंदु आवेश हमारे इस एक्स वाई एक्सिस पर उपस्थित हैं। इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है कि मान लेते हैं कि अगर हम इस मूल बिंदु से इस मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम इस Q1 की मतलब स्थिति वेक्टर को लिखें तो यहां पर हमारा हो जाएगा वेक्टर R1, यानी कि यहां पर हमने वेक्टर R1 मान ली, जो बताता है इस Q1 आवेश की मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर R1 है ये Q1 आवेश का इस मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर है। तो यहां पर हम इसके बारे में लिख देते हैं। यहां पर क्या है, R1 वेक्टर R1 मूल बिंदु 0 0 से के सापेक्ष Q1 की स्थिति वेक्टर या स्थिति सदिश। ये क्या है हमारा R1 जो है ये इस Q1 का इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर है, यानी कि ये जो R1 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया R1 इक्वल टू मूल बिंदु 0 0 के सापेक्ष Q1 की स्थिति वेक्टर। तो ये आपकी पहली बात हो गई। तो ये इतना कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसी मूल बिंदु से हम इस यहाँ पर Q2 को मिला देंगे। ये जो हमारा मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इस Q2 को जब हम मिलाएंगे, यहाँ पर इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पर अब इसको हम मान लेते हैं वेक्टर R2, यानी कि यहाँ पर हमने वेक्टर R1 माना था, इसको वेक्टर R2 माना था। अब ये क्या होगा, ये हमारा ये आवेश Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर स्थिति वेक्टर होगा। तो यहाँ पर इस चीज को भी लिख देते हैं, वेक्टर R2 इजिकल टू मूल बिंदु 0 0 के सापेक्ष Q2 की स्थिति वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा R2 है ये इस Q2 का इस मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति वेक्टर हो गया। तो ये दो चीज हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम इस Q2 से Q1 की बात करें, यानी कि Q2 से लेकर हम Q1 तक अगर इसको हम बढ़ाएं तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा R12, और ये जो हमारा R12 होगा ये क्या होगा, इस Q1 का इस Q2 के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर R12। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, अभी तक मूल बिंदु से था, लेकिन यहाँ पर ये देखो तीर इस तरफ है, तो यहाँ पर Q2 के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति वेक्टर। ये हमारा हो गया। उसके बाद में अब जैसे कि यहां पर हमने Q2 से Q1 की ओर इस चीज को ले गए, अब हम क्या करेंगे, इस Q1 से Q2 की ओर इस चीज को ले जाएंगे, यानी कि अगर हम इसको इस साइड से ले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R21। यहां पर क्या था R12, आपकी क्या हो गया R21, तो ये क्या हो गया वेक्टर R21। और ये वेक्टर R21 क्या होगा, इस आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। तो यहां पर इस चीज को यहां पर लिखते हैं
ये क्या हो गया हमारा R21, वेक्टर R21 क्या हो गया Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति, यहां पर लिखते हैं स्थिति वेक्टर। ये हमारा हो गया 4 चीज, इतनी बात हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर R12 है, अगर हम इसको कैप R12 करें तो ये क्या होगा, वेक्टर R12 का एकांक सदिश। अगर हम इसको कैप R12 करें तो ये कैप R12 क्या होगा, यानी कि अगर ये हम कैप R12 करें तो ये कैप R12 क्या होगा, इस वेक्टर R12 के इस डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि ये जो हमारा R12 है, कैप R12, ये दिशा को केवल बताएगा, यानी कि ये केवल और केवल दिशा को बताएगा, और ये मतलब विपरीत साइड में है या एक ही साइड में है, इस चीज को दर्शाएगा, बाकी ये कुछ नहीं दर्शाएगा। तो ये चीज पहली हो गई। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर कैप R21 कर दें, यहाँ पर इसकी बात कर लें, तो ये क्या होगा हमारा वेक्टर R21 का एकांक सदिश, सदिश या वेक्टर सदिश होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा कैप R21 है, ये क्या है, वेक्टर R21 का एकांक सदिश, यानी कि ये यहाँ पर इस चीज के डायरेक्शन को बताएगा कि ये विपरीत साइड में है या मतलब समान साइड में है, ये चीज दर्शाएगा। तो इतनी चीज यहाँ पर हमने नोट कराई, जिसमें से हमारा R1 क्या था, इस Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर सदिश यानी कि स्थिति वेक्टर, और उसके बाद में ये जो हमारा Q2 था, ये इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति वेक्टर, और उसके बाद में ये जो हमारा R12 था वो R1 का R2 के सापेक्ष स्थिति वेक्टर था, और ये जो हमारा R21 है ये क्या है, इस R2 का इस Q1 के सापेक्ष स्थिति वेक्टर। ये 4 चीज हो गई। बाकी यहाँ पर हमने बताया कि अगर इसको R कैप 12 कर रहे हैं तो R कैप 12 क्या करेगा, एक डायरेक्शन को बताएगा, अर्थात ये वेक्टर R12 का एकांक सदिश होगा, और यहाँ पर अगर हम कैप 21 करें तो ये R21 का एकांक सदिश होगा। इतनी चीजें यहाँ पर हमने नोट करा दी, जिसको हमने यहाँ पर पूरा दर्शाया। अब यहाँ पर हमको पता है कि जैसे कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस Q, यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस Q2, यानी कि ये दोनों कैसे आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, यानी कि इस पर भी धन चार्ज है, इस पर भी धन चार्ज है। तो धन चार्ज जब होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये इस पर बल लगाएगा, अर्थात इस Q1 पर बल लगेगा इस साइड में, और कौन सा बल लगेगा, मान लेते हैं वेक्टर F12, अर्थात इस Q1 पर लगाया गया Q2 के द्वारा बल इस तरफ लगेगा, और उसके बाद में इस Q2 पर भी बल इस साइड में लगेगा, और वो क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर 21, अर्थात इस Q2 पर लगाया गया Q1 के द्वारा बल ये हमारा इस साइड में होगा। तो 2 बल यहाँ पर हमें मिले, यहाँ पर ये वेक्टर F12 और वेक्टर F21। इतनी बात हो गई। अब हमको एक चीज पता है कि जैसे कूलाम के नियम को हमने कल सिद्ध किया, कूलाम के नियम से जो सूत्र मिला था वो क्या मिला था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हमको मिला था। अब इसको अगर हमको सदिश रूप में लिखना हो तो सबसे पहले हम इस वाले बल की बात करते हैं। तो इस वाले बल की बात जब करेंगे तो F12 हो जाएगा, वेक्टर F12 = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/, यहाँ पर R1² होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने F12 की बात करी, अर्थात Q1 आवेश के साइड का बात करी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा आवेश होगा, R12, ये वाला आवेश होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। तो ये हमारा होगा वेक्टर R12, और यहाँ पर एक चीज हमने बताया था कि ये डायरेक्शन को बताएगा, यहाँ पर कैप लिखकर हमने बताया था, यहाँ पर R कैप 12 = यहाँ पर हमने क्या बताया था, R12, वेक्टर R12 का एकांक सदिश है, इसको हमने बताया था, और इस चीज को बताया था कि ये केवल और केवल दिशा को बताएगा। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ये साइड है, इसको हम प्लस साइड मान लेते हैं। एक को प्लस साइड में मानना होगा, बाकी दूसरा विपरीत साइड होगा, तो विपरीत साइड को हम एक को माइनस मान लेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम प्लस मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको दिशा को दर्शाना हो तो यहाँ पर कैप 1 2 हो जाएगा। ये हमारा पहली बात हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया और यहाँ से हम इस चीज़ों को बढ़ाते हैं, इस तरफ करते हैं जिससे कि हम चीज़ें कर पाएँ। ये हमने पहला इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पर हमने क्या बात की, इस F12 वेक्टर F12 की बात की है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेक्टर F21 की। तो यहाँ पर जब हम वेक्टर F21 को लिखेंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान, अब यहाँ पर R21 हो जाएगा क्योंकि इस साइड के बल की बात की जा रही है, अर्थात Q2 पर Q1 के द्वारा लगाए गए बल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेक्टर R21 और इसका होल स्क्वायर किया जाएगा, यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये R स्क्वायर है। ये इतनी बात हो गई। अब एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पर हमने इसके डायरेक्शन को दर्शाने के लिए कैप R12 को लिखा, ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर इसके डायरेक्शन को दर्शाने के लिए इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर जो R कैप R21 होगा ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि ये अभी तक हमने इस साइड को प्लस माना, तो ये जो बल लग रहा है ये उसके विपरीत साइड, उस साइड में लग रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा एक माइनस में होगा। यानी कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे में एक वो उसको बल लगा रहा है, वो उसको बल लगा रहा है। यानी कि इस तरफ को अगर हमने माइनस माना तो इस तरफ को हमको प्लस मानना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हमने प्लस मान लिया था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये तो हमारा हो गया पूरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस चीज को पूरा लिखें तो यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर, और यहाँ पर देखें तो आपका क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे देखो यहाँ पर ये जो हमारा R12 है और ये जो R21 है ये दोनों सेम ही है, यानी एक की ही बात की गई है, बस केवल और केवल डायरेक्शन चेंज हो गया है, और डायरेक्शन चेंज हुआ है तो यहाँ पर एक माइनस हो गया है एक प्लस हो गया है, बस इतना फर्क है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ से Q1 से Q2 की दूरी है ये R12 वेक्टर R12 दूरी और वेक्टर R21 जो दूरी है ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये विपरीत साइड में है, अर्थात एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं F12 इजिकल टू वेक्टर F12 इजिकल टू वेक्टर माइनस वेक्टर 21, ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इस चीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और बाकी जो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं वो सेम है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही आपको अलग लग रहा है R21 और यहाँ पर R12, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये जो बीच की दूरी है इन्हीं दूरी की बात की गई है, बस इनके डायरेक्शन अलग थे। तो ये दोनों जो मान है ये दोनों बराबर हैं, बाकी एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इजिकल टू माइनस वेक्टर F21। अब यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं वेक्टर F21 इजिकल टू माइनस F12 तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, या माइनस से दोनों तरफ भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा, अर्थात ये माइनस में हो सकता है ये भी माइनस में हो सकता है। अगर आप इसको प्लस मानेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस मानेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यही है आपके कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।